हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग 22 जनवरी 2026 के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। आज के सेट में टोटल 6 टॉपिक्स हैं। पहला टॉपिक जो है वो है आर्टेमिस सेकंड मिशन से संबंधित। तो ये कैसा मिशन है? तो ये नासा के आर्टेमिस कार्यक्रम के अंतर्गत एक मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन है, जिसका उद्देश्य मानव को फिर से चंद्रमा तक ले जाना है। तो ये चंद्रमा तक अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाने के लिए एक मिशन है और इस मिशन में 4 अंतरिक्ष यात्री ओरियन अंतरिक्ष यान के माध्यम से लगभग 10 दिन तक चंद्रमा की परिक्रमा करेंगे। इन 4 अंतरिक्ष यात्रियों में से 3 नासा से होंगे और एक जो है वो कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी का एक अंतरिक्ष यात्री होगा और कनाडा से चंद्रमा पे जाने वाले वो पहले अंतरिक्ष यात्री होंगे। ठीक है, ये यान चंद्रमा पर उतरेगा नहीं, बल्कि उसकी कक्षा में घूमकर सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर लौट आएगा। तो बिना चंद्रमा पर उतरे हुए ये चंद्रमा की सतह का सर्वेक्षण करेगा, चंद्रमा के चारों ओर घूम के, और फिर वापस पृथ्वी पर लौट आएगा। यह 1972 के बाद पहली बार होगा जब मानव निम्न पृथ्वी कक्षा से बाहर जाएगा। मतलब निम्न पृथ्वी कक्षा से बाहर इससे पहले 1972 में गए थे हम लोग मीन्स इंसान, और उसके बाद अभी इस मिशन में क्या क्या परीक्षण किया जाएगा? तो जीवन समर्थन प्रणाली, नेविगेशन और गहरे अंतरिक्ष में संचार जैसी अहम प्रणालियों का इसमें परीक्षण किया जाएगा। ये अभी चर्चा में क्यों आया है? वो इसलिए क्योंकि हाल ही में नासा ने कैनेडी स्पेस सेंटर में आर्टेमिस सेकंड रॉकेट को लॉन्च पैड तक पहुंचाने की प्रक्रिया को पूर्ण किया है। तो इसलिए ये अभी न्यूज़ में आया है आर्टेमिस सेकंड मिशन। तो ये ध्यान रखिएगा कि नासा का मिशन है और चंद्रमा की सतह तक मानव को ले जाने के उद्देश्य से इसको लॉन्च किया जाने वाला है। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय के स्थापना दिवस से संबंधित है। 21 जनवरी को इन तीनों राज्यों का स्थापना दिवस मनाया गया है और यह स्थापना दिवस जो है उस ऐतिहासिक क्षण की याद दिलाता है जब 21 जनवरी 1972 को त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। तो 21 जनवरी 1972 को ही ये तीनों राज्य भारत के राज्य के रूप में मान्यता प्राप्त किए थे, इसीलिए 21 जनवरी को इनका स्थापना दिवस मनाया जाता है। और इससे पहले त्रिपुरा और मणिपुर जो है वो केंद्र शासित प्रदेश के रूप में कार्य कर रहे थे और मेघालय असम का हिस्सा था। तो मेघालय असम से अलग हुआ है और त्रिपुरा और मणिपुर केंद्र शासित प्रदेश से राज्य के रूप में परिवर्तित हुए हैं। नेक्स्ट टॉपिक एसबीआई की एक रिपोर्ट से संबंधित है। तो एसबीआई की एक रिपोर्ट में ये अनुमान लगाया गया है कि 2030 तक भारत की प्रति व्यक्ति आय $4,000 तक पहुंच सकती है और इसके साथ ही भारत विश्व बैंक के वर्गीकरण के अनुसार अपर मध्यम आय श्रेणी में आ जाएगा। अब ये अपर मध्यम आय श्रेणी क्या होता है? तो अर्थव्यवस्था जो है उसको 4 श्रेणियों में बांटा गया है विश्व बैंक के अनुसार, और विश्व बैंक देशों के प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय के आधार पर ये वर्गीकरण करता है। यानी ये ग्रॉस नेशनल इनकम के आधार पर ये वर्गीकरण किया जाता है विश्व बैंक के द्वारा। और ये 4 श्रेणी क्या है अर्थव्यवस्था की? तो निम्न आय, निम्न मध्यम आय, अपर मध्यम आय और उच्च आय। तो भारत, ऐसा एसबीआई की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत 2030 तक अपर मध्यम आय की श्रेणी में आ जाएगा। वर्तमान में अपर मध्यम आय की सीमा लगभग 4,000 से $4,500 प्रति व्यक्ति जीएनआई है, यानी कि ग्रॉस नेशनल इनकम। और इस स्तर को पार कर भारत चीन और इंडोनेशिया जैसे देशों की श्रेणी में शामिल हो जाएगा, जो उच्च जीवन स्तर और मजबूत आर्थिक क्षमता का संकेत है। भारत 2028 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है और केवल अमेरिका और चीन से पीछे रहेगा। ये जर्मनी को भी पीछे छोड़ देगा। ठीक है, 2025 तक भारत $4 ट्रिलियन जीडीपी का स्तर पार कर चुका है और अगले 2 वर्षों में $5 ट्रिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। तो $4 ट्रिलियन की जीडीपी का स्तर ऑलरेडी भारत पार कर चुका है 2025 में।
नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान जो भारत आए हुए हैं। तो नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके बीच जो वार्ता हुई उसके दौरान कई हस्ताक्षर किए गए हैं, कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो उन समझौतों को देख लेते हैं कि कौन कौन से समझौते किए गए हैं दोनों देशों के द्वारा। तो सॉरी, दोनों देशों ने 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार को 200 अरब डॉलर तक पहुंचाने पर सहमति जताई है। अभी भारत और यूएई के बीच होने वाला व्यापार 84 अरब डॉलर तक का है, तो उसको 2032 तक लगभग दुगना करके 200 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है दोनों देशों के द्वारा। इसके साथ ही बैठक में रक्षा, अंतरिक्ष, ऊर्जा और संरचना और सांस्कृतिक सहयोग से जुड़े कई समझौते किए गए हैं। यूएई भारत के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से एक है और पश्चिम एशिया तथा अफ्रीका के लिए एक महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार भी है। ऊर्जा के क्षेत्र में क्या समझौता किया गया? तो ऊर्जा के क्षेत्र में HPCL इंडिया और ADNOC गैस यूएई के बीच क्रय बिक्री समझौता हुआ है। साथ ही दोनों देशों ने भारत में एक सुपर कंप्यूटिंग क्लस्टर स्थापित करने पर सहमति जताई है, जो उन्नत प्रौद्योगिकी में गहरे सहयोग का संकेत है। और यूएई गुजरात के ढोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र जो है, यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है, वहाँ के विकास में भी भागीदारी करेगा। और वित्तीय सहयोग को मजबूती देने के लिए फर्स्ट अबू धाबी बैंक और DP वर्ल्ड ने गुजरात के गिफ्ट सिटी में परिचालन शुरू करने की घोषणा की है। तो ये दोनों बैंक गुजरात के गिफ्ट सिटी में परिचालन शुरू करने वाले हैं। और इसके साथ ही सांस्कृतिक क्षेत्र में भी दोनों ने अबू धाबी में हाउस ऑफ इंडिया स्थापित करने पर सहमति जताई है। इन सभी समझौतों में एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो रहा वो LNG समझौता रहा। तो भारत और यूएई ने एक दीर्घकालिक LNG आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किया है, जिसके तहत यूएई भारत को हर वर्ष 0.5 मिलियन मीट्रिक टन LNG की आपूर्ति करेगा। LNG मतलब लिक्विड नेचुरल गैस। यह एक LNG जो है ये एक स्वच्छ जीवाश्म ईंधन है, जिसका उपयोग बिजली उत्पादन, उद्योग और रसोई घर में व्यापक रूप से किया जाता है। और ये जो समझौता हुआ है, इसके बाद यूएई कतर के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा LNG आपूर्तिकर्ता बन जाएगा। अभी अमेरिका के साथ ऑलरेडी टेंशन चल रहा है, तो ऐसे में भारत को अलग अलग सोर्स ढूंढने पड़ेंगे। तो इस संदर्भ में यूएई के साथ हुआ ये समझौता बहुत मायने रखता है। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे गणतंत्र दिवस परेड से संबंधित है। 26 जनवरी को जो हमारा गणतंत्र दिवस मनाया जाने वाला है, वो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर केंद्रित होगा। ये घोषणा रक्षा मंत्रालय के द्वारा की गई है। इस बार के परेड में मुख्य अतिथि कौन है? तो मुख्य अतिथि यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन हैं। इनका नाम थोड़ा टेढ़ा और लंबा है, ध्यान रखिएगा। कोई भी एक नाम बीच में से उठा के याद रखिएगा, पूरा नाम याद हो जाएगा। इस बार के परेड के दौरान पहली बार भारतीय सेना द्वारा चरणबद्ध युद्ध प्रदर्शन किया जाएगा। और इसके साथ ही कलाकार तेजेंद्र कुमार मित्रा द्वारा 1923 में बनाई गई वंदे मातरम के आयतों को दर्शाने वाले चित्रों की एक श्रृंखला कर्तव्य पथ पर प्रदर्शित की जाएगी। 19 से 26 जनवरी तक पूरे भारत में सेना, नौसेना, वायुसेना, इन सभी के द्वारा प्रदर्शन किए जाएंगे, झांकी निकाली जाएगी। और साथ साथ राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और मंत्रालयों की कुल 30 झांकियाँ कर्तव्य पथ पर निकलेगी। और इन झांकियाँ, ये सारे जो झांकी होंगे, उनका मुख्य रूप से विषय क्या रहेगा? तो स्वतंत्रता का मंत्र वंदे मातरम और समृद्धि का मंत्र आत्मनिर्भर भारत, इन विषयों पर मेनली झांकियाँ रहेंगी। और ये जो समारोह हो जाएगा गणतंत्र दिवस के बाद, तो ये हर साल होता है। 26 से 31 जनवरी तक लाल किला में भारत पर्व मनाया जाता है,
जिसमें क्षेत्रीय व्यंजन, हस्तशिल्प और सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ प्रदर्शित की जाती हैं और विभिन्न जो झांकियाँ प्रस्तुत की जाती है विभिन्न राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और मंत्रालयों द्वारा, उन सभी को भी वहाँ पे रखा जाता है। तो और उसके साथ भारत पर्व मनाया जाता है। तो ये हर साल गणतंत्र दिवस के बाद 26 जनवरी से 31 जनवरी तक लाल किला में मनाया जाता है। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है हमारा भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष से संबंधित। तो श्री नितिन नवीन को भाजपा का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वो पटना के हैं और बांकीपुर से विधायक हैं और बिहार से भाजपा के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। बिहार से अभी तक कोई भाजपा का पहला राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना था, तो वो पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो ये हमारे आज के टॉपिक्स थे। मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू।